I'm extremely honored and overwhelmed with the response that you have shared for the first video. Thank you so much. So we are here on day 2 and these are the topics for the day. This is the one step closer to UPSC CSE 2024 series, and therefore we are just focusing on the things which are really very important from the exam perspective. You already know what it is all about. You know that these are done on the priority basis, so I'll not invest any further time on discussing about what exactly this initiative is. Please watch the introduction video. We have to ensure that every day's efforts count. ठीक है, तो हर वो चीज़ देखो, वीडियो बनाना एक लिमिटेशन ही हो सकती है ना, मतलब मैं आपको कितनी भी सारी चीज़ें बता दूँ, कुछ ना कुछ हमेशा रह जाएगा. तो आई विल ऑलवेज हैव दोज माई लिमिटेशंस while making a video, so I can guide you through that and I'll be sharing you all the details here as much as is possible. But at the same time, you will have to invest more time in it, do your homeworks which I'll be sharing with you, and comprehensively cover the topics that I ask you to do. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आपको सिर्फ यही सब करना है, बट इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस इनिशिएटिव, इफ दिस सीरीज, देन मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. ठीक है, चलो आज के हमारे एजेंडाज जो हैं, टॉपिक्स फॉर द डे. फर्स्टली मैप के हम 2 इंपॉर्टेंट प्लेसेस करेंगे, ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी, फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि ये हमेशा ही प्रोमिनेंटली क्वेश्चंस में आए हैं. सो विल सी द क्वेश्चंस ऑल्सो फॉर वेरी श्योर. एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही फेमस टॉपिक है विद इन बुद्धिज्म. वैसे तो द होल ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इज अ वेरी फेमस टॉपिक इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, बट द होल आइडिया वॉज वॉट दैट वी कैन नॉट रिमेंबर ऑल द फैक्ट्स एट वंस. तो हम सारे अगर बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, सारी सब कुछ एक साथ करने बैठ जाएंगे तो हमको कुछ याद नहीं रहेगा. सो वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट बोधिसत्वास. इन पे भी बहुत क्वेश्चन आए हैं, आई शो यू. ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम 2 चीज़ें आज करेंगे. एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. देयर आर सो मेनी एक्ट्स, यू नो, इसको हम पॉलिटी में भी करते हैं, हिस्ट्री में भी करते हैं. देयर आर सो मेनी एक्ट्स, बट आई एम स्टार्टिंग विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. तो आपको कहने को लगेगा कि 35 वाला इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट वो ना स्टार्टिंग में बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ है उसमें, तो उसको थोड़ा सा लाइट मोड पे आगे बढ़ के करेंगे. अभी के लिए वी स्टार्ट विथ दिस. वी विल नॉट डू स्टार्टिंग फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक. नो, ये नहीं करेंगे जो सब लोग करते हैं. दैट इज़ इनिशियल, यू नो, इनिशियल फेज में आप कर पाते हो, एज अ बिगिनर आप कर पाते हो, जब आपको पढ़ना होता है एज अ सीक्वेंस में पढ़ना होता है. नाउ दैट यू हैव स्टडीड, इट्स अ रिविजन, सो यू विल हैव टू शफल द टॉपिक. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. देन सम न्यूज़ पेपर्स ऑफ कॉलोनियल इंडिया हम आज याद करेंगे, कुछ हम आगे की किसी क्लास में कर लेंगे, बिकॉज अगेन द आइडिया इज सब कुछ एक साथ नहीं हो पाएगा. पॉलिटी में हम कंटिन्यू करेंगे उस DPSPs वाले डिस्कशन को. विल सी द आर्टिकल्स फ्रॉम 40 to 44. उसके पहले के DPSPs हम पिछले वीडियो में, इफ़ यू रिमेंबर, वी हैव ऑलरेडी सीन टिल 39A. ठीक है, सो हमने 36, 37, 38, 39 एंड 39A देख लिया था. अब हम 40 से 44 तक देखेंगे. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ ब्लैक सी. तो हमें सबसे पहले तो क्या ही जानना है, आपको पता ही है कि द कंट्रीज विच सराउंड ब्लैक सी. अब एक चीज़ समझो, मार्केट में आपको बहुत से निमोनिक्स मिलते हैं. यू गेट निमोनिक्स फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स. आई पर्सनली एम नॉट अटैचिंग दोज निमोनिक्स. फर्स्टली दे आर भाई मेड बाई समबडी एल्स, मैंने तो बनाए नहीं है, तो मैं यूज़ नहीं करना चाहती. दूसरी चीज़, पर्सनली अगेन मेरा, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, दैट आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल ऑलवेज विद अदर्स निमोनिक्स. 2, 4, 5 मुझे बहुत कंफर्टेबल लग सकते हैं टू बी एबल टू रिमेंबर, बट सारे निमोनिक्स मुझे दूसरे के बनाए हुए याद नहीं हो सकते. सो इफ़ यू आर समबडी हु वुड प्रेफर टू लर्न विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स, आई वुड प्रेफर कि आप ये नाम को ना खुद तोड़ मरोड़ के कुछ अपना बनाओ. You make your own mnemonic so that you will be able to recall and remember it any time you would want to. किसी दूसरे का बताया हुआ usually we tend to forget. But if you are somebody who is comfortable with it, आप इंटरनेट पे सर्च कर लो, आपको भर के मिल जाएंगे, इसके और इसके आपको भर के मिल जाएंगे. ठीक है, so do not worry about it. But from my side I'll not use any one's others like material. ठीक है, जो कि authentic में उसमें नहीं दिखता है. ठीक है, मैं कुछ सिर्फ authentic source ही यूज़ करना चाहती हूँ. चलो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, पहले तो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं. आई गेस दैट विल मेक यू मोर कंफर्टेबल. ठीक है, तो लेट अस जस्ट स्टार्ट विथ सीइंग द क्वेश्चंस. ओके, सी 2019 में एक क्वेश्चन है जहाँ पे यू गेट द सी एंड द बॉर्डरिंग कंट्री. तो ये तो सीधा सीधा रिलेशंस है जो हमें पता है, दैट सी एंड द बॉर्डरिंग कंट्री हमें पता होना चाहिए. यहाँ पे ऑफकोर्स वन इज द ऑप्शन इज ब्लैक सी, अनदर ऑप्शन इज मेडिटेरेनियन. हम बाकी सीज भी करेंगे दूसरे दिन. वी स्टार्ट विथ ब्लैक एंड मेडिटेरेनियन बिकॉज ये बहुत प्रोमिनेंटली पूछे जाते हैं. ठीक है, सो ब्लैक एंड मेडिटेरेनियन यहाँ हो गया. और एक क्वेश्चन देखो, टर्की इज लोकेटेड बिटवीन. एक्चुअली इसका आंसर भी ब्लैक और मेडिटेरेनियन ही है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है. बट वी विल ऑल्सो हैव टू एक्सप्लोर द अदर ऑप्शंस, बट वो हम दूसरे किसी लेक्चर में करेंगे. ठीक है, दिस इज 2040. और
एक और क्वेश्चन, आई जस्ट ट्राई एंड शो यू। यू सी दिस, ये 2022 का पेपर है। ये देखो, द टर्म लेवांत ऑफन हर्ड इन द न्यूज रफली कॉरेस्पॉन्ड्स टू विच रीजन। ठीक है, इसमें भी दो ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें दोनों में मेडिटेरेनियन दिया हुआ है एंड वन ऑफ दैट इज करेक्ट। तो मेडिटेरेनियन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट। मैं ब्लैक मेडिटेरेनियन दोनों का आपको दिखा दे रही हूँ। ठीक है, ये तो आपको दिखाई दिया है। देखो फिर 2017 में मेडिटेरेनियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अगेन द बॉर्डरिंग कंट्रीज बिकम इंपॉर्टेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू द मेडिटेरेनियन सी। फिर से बॉर्डरिंग कंट्री आ गया क्वेश्चन में। अच्छा, ये तो चलो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पे है, ये वाला हम देख ही चुके हैं। सो आई गेस ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। ठीक है, ओके। सो यू कैन सी कि काफ़ी हद तक 5 से 6 क्वेश्चंस हमारे आए हुए हैं। प्राइमरीली द कंसर्न इज द बॉर्डरिंग कंट्री। लेवांत वाला एक एडिशनल था जो कि टर्म से पूछा जाता था, बट इफ़ यू एक्सप्लोर अराउंड द एरियाज, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आई विल गिव यू समथिंग फ्रॉम माई साइड एंड अ फ्यू होमवर्क्स, सो यू जस्ट फोकस एंड जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम टेलिंग। सो फर्स्टली तो पहले हम ब्लैक सी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये छोटा है, छोटा इन द सेंस कि इसमें 6 ही कंट्रीज सराउंड कर रही हैं। मेडिटेरेनियन आप देखोगे 21 कंट्रीज सराउंड कर रही हैं। ठीक है, ये देखो हो गया लोकेशन ऑफ ब्लैक सी, ये हो गया। यहीं पे देखो, यहाँ से फिर मेडिटेरेनियन सी स्टार्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन ये भी था ना कि टर्की इज लोकेटेड बिटवीन, तो पहले टर्की को ढूंढते हैं। टर्की यहाँ है, टर्की इज लोकेटेड बिटवीन ब्लैक एंड मेडिटेरेनियन सी। तो एक क्वेश्चन वी आर एबल टू सॉल्व फ्रॉम हियर। ठीक है, तो वो एक तो हमारा चलो सॉल्व हो गया। दूसरी चीज, ब्लैक सी को अगर आप बॉर्डर करता हुआ देखोगे, यहाँ पे आपको रशिया मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे यूक्रेन मिल रहा है। सो यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, देन यू मूव हियर, जॉर्जिया हो गया, टर्की हो गया, बुल्गारिया हो गया एंड रोमानिया हो गया। तो ये 6 ही हैं। अब इसका आप अपने हिसाब से किसी भी सीक्वेंस में निमोनिक्स बना सकते हो। बट डू वी स्टॉप हियर? ऑफ कोर्स नॉट। ये तो पूछा ही हुआ है कि टच क्या करता नहीं करता, मतलब दिस इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट आइडिया कि हमें बॉर्डरिंग रीजन या कंट्री को तो जानना ही जानना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब यहाँ पे जो 2-3-4 चीज़ें याद रखने की हैं, देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स, देखो जिसको मैंने हाईलाइट करा हुआ है ऑरेंज से। बॉर्डरिंग को मैंने इनसे कर दिया हुआ है। ये ऑरेंज वाले जो हैं, ये कलर ओवरलैप की वजह से नहीं दिख रहा है, बट ये सब ऑरेंज में ही है। तो येलो को छोड़ के जो भी अदर हाईलाइटेड है, ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है वाटर बॉडीज़ के लिए। अब ध्यान से देखो यहाँ पे एक रिवर है, क्या रिवर है? डानुबे रिवर। यहाँ पे कौन सा रिवर है? निप्रो रिवर। ठीक है, तो एक रिवर यहाँ, एक रिवर यहाँ, ये याद रखेंगे। अगेन यू विल से कि मैम वाई वी आर डूइंग इट राइट नाउ प्रेजेंटली। आप खुद ही देखो ये रीजन, ये तो मुझे किसी क्लिपिंग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। रशिया यूक्रेन हमेशा करंट अफेयर्स में रह रहा है, अभी तो रह ही रहा है ना। तो बाई दैट लॉजिक ऑल्सो दिस रीजन विल बी एनी वेज इन न्यूज़। इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ यूक्रेन, इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ रशिया एंड द वाटर बॉडीज नियर बाय। ठीक है, तो ये तो आपको वैसे भी क्लियर होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दूसरी चीज़, ये हो गया सी ऑफ अजोव। फिर यहाँ पे देखो बॉस्फोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मार्मरा, डार्डेनल स्ट्रेट, ये सब हम अगले में भी देखेंगे क्योंकि ये मेडिटेरेनियन के पास के हैं, है ना। एजियन सी ऑफ क्रीट, ये सब अगले में भी आएगा। अब यहाँ पे आपके लिए होमवर्क क्या क्या है मैं लिख देती हूँ, सो दैट यू डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, बट यू विल हैव टू डू इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। फर्स्टली यू विल फाइंड द मीनिंग ऑफ स्ट्रेट। यहाँ देखो 2-3 स्ट्रेट हमने पढ़े, बॉस्फोरस पढ़ा है हमने, डार्डेनल्स पढ़ा है, आगे हम और भी पढ़ेंगे। तो पहले तो स्ट्रेट क्या होता है। दूसरी चीज़, अब स्ट्रेट पढ़ लोगे तो आपको ना एक नया फीचर समझ में आएगा। अगर आपको पता है तो ऑफकोर्स यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये किन 2 चीज़ों को लिंक करता है और किन 2 चीज़ों को सेपरेट करता है। एनी स्ट्रेट, इसका एक डेफिनेशन है, इट विल लिंक 2 थिंग्स एंड सेपरेट 2 थिंग्स। वो क्या है? अब आपको जब वो समझ में आ जाएगा तो फॉर एवरी स्ट्रेट यू शुड नो दैट ऑल्सो, है ना। कोई भी स्ट्रेट का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो वो किसको कनेक्ट कर रहा है और किसको ये डिस्कनेक्ट कर रहा है, मतलब सेपरेट कर रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। सो यू विल फाइंड दैट फॉर दीज 2 स्ट्रेट्स जो यहाँ हमने पढ़ा। क्या क्या पढ़ा हमने? बॉस्फोरस स्ट्रेट पढ़ा प्लस डार्डेनल स्ट्रेट पढ़ा। ठीक है, ये दूसरा होमवर्क है। यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट सीज में क्या क्या दिख रहा है? सी ऑफ अजोव दिख रहा है, एजियन सी दिख रहा है, मार्मरा दिख रहा है। क्योंकि आप जब इंपॉर्टेंट सीज ऑफ द वर्ल्ड ऐसे करके पढ़ना शुरू करते हो ना, इन माई ओपिनियन अगेन इट डजंट मेक सेंस। ठीक है, ये सारा आप एक साथ कैसे याद कर सकते हो? तो छोटे छोटे लेवल पे याद करते चलो ना, जो जो हम देख रहे हैं, वट एवर यू आर जस्ट सीइंग इन वन मैप, उसको करते चलो। तो ये सीज आपने कर लिया। इतना करने के अच्छा, ये देख लो क्रीमियन पेनिनसुला, तो इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेना, थोड़ा सा जस्ट गूगल सर्च करके पढ़ लेना अगर डिटेल आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं पढ़ा है तो।
ठीक है, इसका बस रीज़न इसलिए है ना कि लिंकिंग कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको आसान हो जाएगा। क्रीमियन पेनिनसुला, ठीक है, ऑफकोर्स यू शुड नो व्हाट इज़ अ पेनिनसुला, और वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पेनिनसुला बनते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे ऐसे डिराइव करते हैं टॉपिक्स को, ठीक है। रिवर में अब इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, मैप पे बस कोर्सेज आ रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं, याद कितना हो रहा है ये समझ आ रहा है, कोई कर नहीं पाता, ठीक है। इसीलिए लॉजिकल तरीके से चलो, यहाँ से 2 रिवर को उठाओ और इसको कंप्लीट करो। 2 रिवर हो गए, 4 सीज हो गए, 2 स्ट्रेट हो गए, और बाकी ऑलरेडी वाटर बॉडी हो गई, कंट्री हो गई, पेनिनसुला हो गया। कम है क्या एक ब्लैक सी से कवर करने के लिए, याद करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन मैंने आपको दिखाई दिया। अब देखो आता है मेडिटेरेनियन। इट्स अगेन टफ इन द सेंस बहुत सारी, इसको तो फिर भी बिना निमोनिक्स के भी याद कर लोगे। रशिया यूक्रेन तो ऐसे भी याद रहेगा, कोई टेंशन लेना नहीं है। टर्की का एक एडिशनल भी फीचर है, ये थोड़ा सा एशिया में भी है और इसका थोड़ा सा साइड जो है वो यूरोप में भी है, मतलब मोस्टली एशिया में, थोड़ा सा साइड यूरोप में भी है, तो ये एक स्पेशल है। वैसे भी दिस इज लाइंग बिटवीन ब्लैक एंड मेडिटेरेनियन, सो इट इज़ वन ऑफ योर यूपीएससी आंसर्स। तो टर्की, रशिया, यूक्रेन याद करना ऐसे भी इट्स नॉट टफ। याद क्या करना है, जॉर्जिया, बुल्गारिया, रोमानिया, बस ये 3 को याद रख लो। बट द क्वेश्चन कम्स अबाउट मेडिटेरेनियन, अब आता है सारा चक्कर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दे हैव गिवन ऑल द कंट्रीज विच आर बॉर्डरिंग इट। यहाँ भी देखो बहुत सारे सीज और ये सब है, तो इसे देख के घबराना नहीं है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो विल नो द टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज दैट आर बॉर्डरिंग, सो टोटल इज 21। नाउ इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है दैट हियर द 3 कॉन्टिनेंट्स आर इन्वॉल्व, लाइक द कंट्रीज लोकेटेड इन 3 कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो उसको बॉर्डर कर रहे हैं। यूरोप के 11, एशिया के 5, अफ्रीका के 5। मैंने टर्की को एशिया में रखा है, कहीं कहीं पे आपको टर्की को यूरोप में भी रख सकते हैं, तो उसका नंबर बढ़ जाएगा, इसका घट जाएगा, बिकॉज वो दोनों में पार्शली लोकेटेड है, ठीक है। उससे फ़र्क नहीं है, टोटल पे ध्यान दो। तो आप क्या करोगे, ऑन वन डे यू विल जस्ट ट्राई एंड रिमेंबर वन ओनली, मतलब अगर आज यूरोप याद कर रहे हो तो एशिया अफ्रीका वाला कल कर लेना, या इफ़ यू आर रिमेंबरिंग एशिया अफ्रीका टुडे देन यू डू यूरोप टुमारो। दैट इज़ वाई आई एम ट्राइंग टू गिव वन डे गैप ऑल्सो। मुझे भी देखो रिसर्च में टाइम लगता है, मैं झूठ क्यों बोलूँ, बहुत टाइम लगता है प्रिपेयर करने में। सो आई ट्राई टू ब्रिंग दी सीरीज ऑल्टरनेट डेज पे, ताकि एफिशिएंटली हम इस पर काम कर सके। तो जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको, अब ये जितना मैंने होमवर्क और ये सब दे दिया, तो एक दिन आप वीडियो से जो बेसिक मैं बता रही हूँ वो समझ लो, एक दिन आप होमवर्क पे लगा लो, है ना, वो गैप में, और रिवाइज करते चलो। तो ऐसे कर करके बहुत लंबा इन्फॉर्मेशन आपके पास जमा हो जाएगा ना, आपको याद भी रहेगा। तो एशिया के 5 कंट्रीज पहले देख लेते हैं, छोटे से इधर से हैं। एशिया यहाँ लोकेटेड है, मेडिटेरेनियन का ईस्ट साइड हो गया, इधर ऊपर में यूरोप हो गया और इधर अफ्रीका हो गया, ठीक है। इधर हो गया टर्की, टर्की हमने देखा ही था, ब्लैक और मेडिटेरेनियन के बीच में है, जो टर्की वी नो। देन इधर है देखो सीरिया, साइप्रस, लेबनन और इजराइल, ठीक है, ये पूरा। अब यू नो कि दिस रीजन इज ऑलरेडी इन न्यूज़ ऑलवेज, इजराइल पैलेस्टाइन हमेशा न्यूज़ में भी रहता, अभी भी ऑलरेडी रह रहा है। अब इससे भी रिलेटेड देख लेते हैं क्वेश्चंस आए हैं क्या, बट उसके पहले आई जस्ट शो यू वन थिंग। अभी देखो पहले तो ब्लैक सी, क्रोएशिया, अभी हमने पढ़ा, क्या इसमें कहीं भी क्रोएशिया है, नहीं है। सॉल्व भी करते चलते जो जो संभव है। तो हमें पता है 2 तो गलत है, ठीक है, 2 तो गलत है, 2 हटा, एलिमिनेटेड। 1, 3 एंड 4 आ गया सही। 4 इसका मतलब मेडिटेरेनियन सी में मोरक्को एक तो है, तो हम पहले तो अपने उसमें चेक कर लेते हैं कि हमें कहीं पे मोरक्को मिल रहा है क्या। देखो अफ्रीका का मोरक्को मिल रहा है ना, सटता हुआ, तो एक तो है ये सही। चलो और देखते हैं व्हाट आई वाज एक्चुअली ट्राइंग टू शो यू। फिर यहाँ पे आते हैं, मेडिटेरेनियन सी बॉर्डर कर रहा है, जॉर्डन, इराक, लेबनन, सीरिया, याद रखना ऑप्शन, जॉर्डन, इराक, लेबनन, सीरिया। वापस आते हैं, देखो सीरिया तो है, लेबनन तो है, ठीक है, सीरिया और लेबनन है, जॉर्डन और इराक यहाँ कहीं दिख रहा है। अब देखो तो हमें क्या क्या पता है, लेबनन और सीरिया तो है, सो वी हैव गॉट दैट ऑप्शन 3 एंड 4। वैसे भी 3 एंड 4 के साथ सिर्फ एक ही और दूसरा था जिसमें 1 चेक करना था, यानी जॉर्डन चेक करना था, तो हम चेक कर लेते हैं। कहीं दिख रहा है आपको जॉर्डन, ठीक है, लिखा हुआ में ही पढ़ लो अगर ऐसे देखने में दिक्कत आ रहा है तो। टर्की, सीरिया, साइप्रस, लेबनन, इजराइल, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिशिया, लीबिया, इजिप्ट, स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें कहीं भी तुम देख लो, यहाँ पे लेबनन नहीं दिख रहा, लेकिन क्रोएशिया दिख रहा है। अब ये एक ब्लैक वाले के ऑप्शन में था ना, एक एग्जाम में ब्लैक सी के ऑप्शन में तो था, तो ये भी पता होना चाहिए था कि कहाँ लोकेटेड है, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ लोकेटेड है। देखो ये ब्लैक सी से तो दूर है। दिस इज हाउ यू इंटरलिंक, गेटिंग माई पॉइंट, होपफुली यू शुड गेट।
यहाँ पे आपको जॉर्डन सॉरी ये सब यहाँ पे इसलिए नहीं दिख रहा है आपको, मैंने गलती से शायद लेबनान बोल दिया था, जॉर्डन बोलना था, जॉर्डन नहीं है। अच्छा, ये आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, बट आप जब थोड़ा सा इधर वेस्ट एशिया वाला साइड जो होता है, मिडिल ईस्ट वाला, ढंग से देखोगे तो उस मैप में आपको वो सब मिल जाएगा। ओके, अनदर थिंग, और एक चीज़ देखते हैं, फिर से देखो, विच कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू द मेडिटेरेनियन सी? सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल। अब हमें पता है सीरिया, लेबनान, इजराइल, क्या बच रहा है? जॉर्डन नहीं है। अब और एक मज़ेदार चीज़ देखो, ये क्वेश्चन था 2015 का, यहाँ से अगर हम पढ़ चुके होते हमें पता होता कि जॉर्डन जो है वो नहीं है, ठीक है। अब वो 2015 था, ये 2017 है, जॉर्डन यहाँ भी ऑप्शन में है। अगर हमें पता होता जॉर्डन नहीं है, हम वन एलिमिनेट करते तो हम इस पे पहुँचते। और अगेन फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन अगर हमें पता होता तो हमें पता होता 3 और 4 तो फॉर श्योर है, ठीक है। सेम यहाँ पे जब हम आते हैं, अगर हमने मेडिटेरियन प्रिपेयर किया होता तो हमें पता होता कि क्रोशिया तो ऐसे भी नहीं है, तो वैसे भी हम इस पे पहुँच पाते। ऊपर से सीरिया अभी हमने देखा कि मेडिटेरेनियन के पास है, तो रेड ऐसे भी गलत हो जाता, तो 5 भी ऐसे भी एलिमिनेट हो जाता, और ऊपर से ब्लैक सी भी एलिमिनेटेड था, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता, तो भी हम यहाँ पहुँच सकते थे। देयर कुड बी मल्टीपल वेज ऑफ रीचिंग टू द राइट आंसर, बट द पॉइंट इज दैट दीज आर द क्वेश्चंस इन कमिंग इन द ईयर्स व्हेन दे वर गिविंग यू दोज एलिमिनेशन वाले ईजी ऑप्शंस टू बी डन। अब तो वो ये दे ही नहीं रहे हैं, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? विल हैव नो चॉइस बट टू स्ट्रिक्टली रिमेंबर द पॉइंट्स दैट आर गिवन। चॉइस ही नहीं है, और इसीलिए अब ये एक एक करके टुकड़े में याद करना है। तो एक बार थोड़ा सा एशिया विल रिमेंबर, देन अफ्रीका का मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, छोटा सा ये याद कर लेंगे। एंड यूरोप में देखो ये खूब सारे हैं, येलोइश में आई हैव मार्क्ड देम, स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया हर्जेगोविना, गोविना, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया, यहाँ देखो माल्टा यहाँ है, अंदर लोकेटेड है, ठीक है। एंड यू हैव देन ग्रीस, तो ये हो गया। अब नाउ अगेन कमिंग टू दोज वाटर बॉडीज, वो भी तो ज़रूरी है ना, सो विल कम टू देम। इसमें से बहुत सारे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे कि एजियन सी ऑफ क्रीट, ये हमने पहले वाले में ही देख लिया, बॉस्फोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मार्बरा, डार्डनल स्ट्रेट। ये चूंकि ब्लैक और मेडिटेरियन के पास के लोकेशन में है, तो आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड हियर ऑल्सो, जस्ट फॉर द सेक, क्योंकि ये क्लीनर मैप है, ईजियर टू सी फॉर द लेसन नंबर ऑफ प्लेसेस, दैट्स वाई। एक्स्ट्रा में आप देख लोगे तो यहाँ से होमवर्क में जस्ट नोट डाउन, आई एम नॉट राइटिंग हियर बिकॉज लेस स्पेस है, सो जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर। सारा नहीं करना है, सारे सीज भी नहीं करने होते हैं, जो नाम में फेमस आते हैं, क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। हमेशा वो ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन में आता है आपको सिर्फ वही प्रिपेयर करना। ये देखो यहाँ ऑप्शन में एक एड्रियाटिक सी था ना, तो उस हिसाब से एड्रियाटिक सी इंपॉर्टेंट है, कहाँ लोकेटेड है? यहाँ लोकेटेड है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। कुछ जो नहीं भी दिए हुए हैं, बट लॉजिक से आपको पता होना चाहिए, न्यूज़ अगर पढ़ते हो इधर उधर से तो पता होना चाहिए, वरना इफ आई एम टेलिंग एटलीस्ट यू कैन ट्रस्ट फॉर द टाइम बिंग। एड्रियाटिक हो गया, आयनियन सी हो गया, और इधर तो बाकी सामने हमने कर ही लिया था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्वेज कैनल, सबने नाम सुना होगा, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में आप अलग से सर्च करोगे, डोंट रिलाई ओनली ऑन दिस मैप, यहाँ से डिफिकल्ट हो जाएगा करना, बट अलग से इसको पढ़ना है। एंड स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, अब देखो अगर आपने स्ट्रेट यहाँ पढ़ा है, 2 आपने यहाँ कर लिया, तीसरा आप यहाँ कर रहे हो, ऐसे कर करके योर लिस्ट ऑफ स्ट्रेट्स, देन लिस्ट ऑफ सीज, लिस्ट ऑफ रिवर्स प्रिपेयर होता चला जाएगा, और बड़े बड़े सीज तो हम कर ही रहे डिटेल में। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से कर ली। नेक्स्ट जो हम करेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बोधिसत्वास। पहले तो भाई क्वेश्चन देखेंगे, बाद में आएंगे इस चीज़ पे कि क्या है नहीं है। चलो एक है 2020 का क्वेश्चन, एक ऑप्शन में है, एक टर्म दिया हुआ है परमिता, एंड ऑप्शन में दिया हुआ है, एक ऑप्शन में आई एम नॉट टेलिंग राइट है रॉन्ग है, आपको फाइंड आउट करना है, बट फिर भी ऑप्शन क्या कहता है, परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्वा पाथ। तो बोधिसत्वा टर्म तो इंपॉर्टेंट हो गया। और क्वेश्चन देखते हैं 2019 में, सीधा सीधा बोधिसत्वा फीचर ऑफ महायान बुद्धिज्म पे क्वेश्चन है, ठीक है, कि महायान बुद्धिज्म के इनमें से कौन से फीचर्स हैं। डिफिकेशन ऑफ बुद्धा, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वास, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। विल ट्राई एंड सी एंड फाइंड द आंसर्स टू इट, बट होल्ड ऑन, क्वेश्चन ऑप्शन में है, ठीक है। चलो ये देखो, पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा पद्मापनी, एक नाम आपको दे दिया गया है, पेंटिंग पूछा गया है कहाँ लोकेटेड है। एंड देन एक सीधा से क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्वा इज सेंट्रल टू हीनयान सेक्ट। अब या तो भाई महायान में होगा या तो हीनयान में होगा। एक क्वेश्चन में देखो कॉन्ट्राडिक्टरी अभी पहले पूछा था, दोनों में तो हो नहीं सकता है। एंड सेम अदर फीचर्स आर गिवन,
ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है जो इसमें नहीं निकल के आई है, लेकिन आई विल शो यू। ये देखो, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्धा येट टू सेव द वर्ल्ड, आंसर इज मैत्रेय। बट ये सब भी जो नाम दिए गए हैं ये सब बोधिसत्वास के नाम ही दिए गए हैं। पद्मपाणि अभी आपने एक दूसरे ऑप्शन में देखा था ना। अब समझो करना क्या है, याद क्या क्या आज करना है आज के दिन, ठीक है। पहले तो होमवर्क भी कुछ दूंगी, बट पहले तो लेट्स सी। ज़्यादा भी दूर जाने की ज़रूरत नहीं थी, एनसीईआरटीज़ में भी दे हैव टॉक्ड अबाउट इट। क्लास 6 की एनसीईआरटी है बोधिसत्वास, देखो। सेकेंड चेंज, मैंने सिर्फ काम की क्लिपिंग अटैच की है। सेकेंड चेंज वॉज बिलीव इन बोधिसत्वास। बोधिसत्वास कौन होते थे? दे वर दोज पीपल हु हैड अटेन्ड एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट तो अटेन कर लिया, बट वंस दे अटेन्ड दैट दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन एंड मेडिटेट इन पीस, है ना। लॉजिक क्या होता है कि वंस यू हैव अटेन्ड एनलाइटनमेंट यू विल जस्ट लिव इन आइसोलेशन एंड जस्ट लिव अ पीसफुल लाइफ। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट दे रिमेन्ड इन द वर्ल्ड टू टीच एंड हेल्प अदर पीपल। ये वर्ल्ड में रह के ये बाकी लोगों की मदद करते थे, ठीक है, उनको बेटर रास्ता दिखाने के लिए। सो दे बेसिकली डिड नॉट मतलब आफ्टर इवन अचीविंग एनलाइटनमेंट दे स्टिल लिव्ड इन द वर्ल्ड, दैट्स व्हाट। सो द वर्शिप बिकेम पॉपुलर एंड एटसेट्रा। तो एक तो बेसिक फीचर हमको समझ आ गया। एडवांस्ड में वही चीज़ 12th में दी हुई है, दिस इज 12th एनसीईआरटी। जहाँ देखो और दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ महायान बुद्धिज्म, दैट ग्रेजुअली बाय फर्स्ट सेंचुरी सी देयर वर चेंजेस नोटिस्ड इन द बुद्धिस्ट आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस। क्योंकि अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग से द न्यू टीचिंग्स हैड डिफर्ड। तो अर्ली टीचिंग्स में क्या होता था, इंपॉर्टेंस दिया जाता था कि खुद से मेहनत करो और निर्वाण या एनलाइटनमेंट को अचीव करो, ठीक है। एंड अर्ली टीचिंग में बुद्धा वॉज कंसिडर्ड एज अ ह्यूमन बीइंग जिसने एनलाइटनमेंट अटेन करा और अपने मेहनत से करा, ओके। बट ग्रेजुअली द आइडियाज चेंज एंड नाउ द आइडिया ऑफ अ सेवियर इमर्ज्ड। और अब ये माना जाने लगा दैट बुद्धा वॉज द वन हु कुड इंश्योर सैल्वेशन, वो आपको मदद करेंगे। सो सेल्फ एफर्ट नहीं, बुद्ध के मदद से आप कर पाओगे। एंड देन द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्ता या बोधिसत्वा, ये लैंग्वेज की वजह से होता है बट सेम ही मतलब है, वो भी इमर्ज हुआ। तो इनको कौन थे ये लोग, जैसा हमने पढ़ा एडवांस्ड वर्जन में। सो दे वर डीपली कंपैशनेट बीइंग्स हु अक्यूमुलेटेड मेरिट थ्रू देयर एफर्ट्स, out used and did not use this to attain nirvana, ये highlighted है इस वजह से नहीं दिख रहा है, and thereby abandon the world. They could have done that, but उन्होंने वो नहीं करा, rather they chose to help others, ठीक है। And then the worshipping of the images also became important part of this tradition, new tradition of Mahayan Buddhism. महायान बुद्धिज्म का क्या मतलब है, ग्रेट व्हीकल, और पुराने वाले जिसको हीनयान बोल दिया गया उसका नाम हुआ लेसर व्हीकल। हीनयान का ही एक और नाम है थेड़ावाड़ा। ये सब आपको पढ़ना है। अब समझो करना क्या है, इतना ही नहीं करना है जो मैंने ऐसे बता दिया। फर्स्ट होमवर्क इज नाउ दैट यू हैव सीन इन वन क्वेश्चन दैट स्पेसिफिकली वो आपसे डिफरेंट बोधिसत्वास के नाम लिख के पूछ रहे हैं। योर वर्क इज टू डू लिटिल रिसर्च ऑन देम। इधर यू कैन यूज दीज नेम्स एंड फाइंड इन अ बुक, जो लूसेंट की किताब आती है ना, वहाँ पे भी इनके बारे में एक एक लाइन दिया हुआ है, और जस्ट गूगल देम and you will know about them. So that is first homework, that you have to know the names of the bodhisattvas and the features associated. Like Maitreya का क्या था, future Buddha, ठीक है। तो ऐसे करके features associated, and you should also know the details of the Mahayan Buddhism. Further, if you want to do this exercise today and tomorrow, you can also do the differences between Hinayan and Mahayan Buddhism, and also Vajrayan Buddhism क्या होता है। ये तीनों आप पढ़ सकते हो अगर चाहो तो, नहीं तो कभी और पढ़ लेना, बट अभी के लिए ये तो दो मैंडेटरी हैं। So NCERT clipping I have attached here, but you can use any advanced book जो भी आप ancient medieval के लिए रेफर कर रहे हो, वहाँ से do the Mahayan Buddhism features and use internet for, शायद बुक्स में क्योंकि आपको नहीं मिलेगा, so either Lucent और internet, ठीक है, for the name. I hope that's clear. तो छोटा छोटा करके हम steps लेंगे। Next is modern Indian history में आते हैं। Two things we have to do, Government of India Act 1919 जैसा मैंने बोला, and some important newspapers of colonial India। कोई भी इधर उधर का सोर्स नहीं है भाई, ऑथेंटिक सोर्स है जो आप लोग यूज़ करते हो। न्यूज़पेपर्स में हम उठा रहे हैं, न्यूज़पेपर्स इन जनरल सेक्शन, कौन सा किताब है, स्पेक्ट्रम है। जहाँ से ये सेगमेंट शुरू हुआ है वहीं की चीज़ें देख रहे हैं, इस पूरे को भी पढ़ लेना, मैंने सिर्फ काम की चीज़ें हाईलाइट की हैं। सो हियर यू सी द फर्स्ट थिंग दैट इन 1780 जेम्स ऑगस्टस हिगी पब्लिश द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया टाइटल बंगाल गैजेट और कैलकाटा जनरल एडवाइजर। फर्स्ट न्यूज़पेपर है इंडिया का तो याद रहना चाहिए, एंड द पर्सनस नेम यू शुड ऑल्सो रिमेंबर। Then there were some other newspapers like Calcutta Gazette, Madras Courier, Bombay Herald. अब इससे तो आपको समझ ही आ जाएगा नहीं कौन से प्लेस का होगा, तो इसका तो कोई लोड ही नहीं है याद करने का, ठीक है।
अब आते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के अंदर में, तो वो आपको याद रखना है क्योंकि वो कांग्रेस के इंपॉर्टेंट फाउंडिंग फादर से रिलेटेड है। इसकी पूरी लिस्ट बना के याद कर लेना। आज के लिए इतना ही करना, ज़्यादा नहीं न्यूज़पेपर पे जाना, परेशान हो जाओगे, ठीक है। हिंदू एंड स्वदेशी मित्रन अंडर the editorship of G. Subramanya Iyer. We have done him in the economic critique portion. You're familiar with the name. केसरी एंड महारट्टा अंदर बाल गंगाधर तिलक, यू नो अबाउट हिम, इनका नाम फेमस है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी फेमस है, न्यूज़पेपर क्या है, बंगाली। शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष, नाम आपको, आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है तो यू मस्ट बी फेमिलियर विद द नेम्स। अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। सुधारक अंडर गोपाल गणेश अगरकर, इंडियन मिरर अंदर NN सेन एंड वॉइस ऑफ इंडिया अंदर दादा भाई नायरोजी, हिंदुस्तान एंड एडवोकेट अंडर GP वर्मा। मेरा सजेशन होगा, अगर आप NN सेन और GP वर्मा को एक बार को छोड़ भी दे रहे हो, या फिर गोपाल गणेश अगरकर को भी अगर छोड़ रहे हो, तो एटलीस्ट इनको छोड़ने के अलावा जितने हैं उनको तो याद कर ही लेना। सब कर लो तो भी अच्छा है, बट एटलीस्ट डू दैम। यू नो कि न्यूज़पेपर से ऑलरेडी ये बहुत क्वेश्चंस पूछ चुके हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ समझा दूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जैसे स्पेक्ट्रम की एंड में कल आपको मैंने वो लिस्ट दिखाई थी जहाँ पे न्यूज़पेपर और ये टेबल पूरा बना रहता है। आई विल सजेस्ट यू डोंट ट्राई एंड नोट मेमोराइज फ्रॉम देयर। कंपाइल लिस्ट ज़रूर है बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर, तो अपना लिस्ट बनाओ और यहाँ से छोटे छोटे याद करो, ठीक है। अब हम एक बार क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्टली रिलेटिंग क्वेश्चन टू न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स एटसेट्रा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिल्टर आउट क्योंकि वो कीवर्ड्स नहीं मिल पाते हैं, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू सर्टेन एग्जाम्पल्स जैसे वो पूछे जा सकते हैं। जैसे नेशनल मूवमेंट के केस में उन्होंने पर्सन और पोजीशन हेल्ड का नाम दे दिया, सेम दे कैन गिव यू जस्ट कि उन्होंने कोई क्या वर्क किया हुआ था, ठीक है, कोई वर्क लिखा हुआ था, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट एज आई टोल्ड यू, आई एम ट्राइंग टू फिल्टर इट आउट, लेकिन वो एग्जैक्ट जो है ना वो टर्म नाम से नहीं मिल पा रहा है। तो जब भी आप PYQ सॉल्व करोगे देन यू कैन गो विद दैट टर्म कि जहाँ जहाँ पे उन्होंने बुक या जर्नल, ऑथर्स जिनकी भी बात करी है, पर्सनालिटीज़ की बात करी है। बिकॉज इवन इफ आई एम ट्राइंग टू डू विद दिस वर्ड ऑफ पर्सन, आप देख रहे हो इधर उधर के ही ऑप्शन ज़्यादा दिख रहे हैं, एग्जैक्ट वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आई विल नॉट इन्वेस्ट मच टाइम इन दैट, बट क्वेश्चंस हमेशा पूछे गए हैं इस टॉपिक से, और ये हमेशा ही एजुकेशन एंड जर्नल प्रेस, ठीक है, ये हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। बाकी ये तो बहुत सारे फैक्चुअल लाइक स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स उसमें पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमें करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब इसको कहाँ से करेंगे? क्लिपिंग दैट आई हैव अटैच्ड इज फ्रॉम लक्ष्मीकांत, बट यू विल हैव टू इंक्लूड द सोर्सेज फ्रॉम स्पेक्ट्रम ऑल्सो, ठीक है। स्पेक्ट्रम में भी देखो दिया हुआ है एक पूरा मोंटागू, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसके फीचर्स दिए गए हैं, बहुत डिटेल में बताया गया है क्योंकि हिस्ट्री की किताब है, बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है। पॉलिटी में वो पॉलिटी के तरीके से बताते हैं एंड देन एनालिसिस भी है। तो वो समझने से पहले फर्स्टली देयर आर 2 प्रीरिक्विजिट्स टू दैट। यू कैन नॉट जस्ट सी दीज पॉइंटर्स एंड ट्राई एंड रोट मेमोराइज देम, उसका कोई मतलब नहीं बनता। सो यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर अवेयर अबाउट कि हिस्ट्री में उस टाइम पे बैकग्राउंड में चल क्या रहा था, ठीक है। फर्स्टली दैट्स द प्रीरिक्विजिट। सेकेंड कि यू शुड नो द डिफरेंसेस। भले अभी हम रिविजन पे बाकी एक्ट्स को नहीं कर रहे हैं, बट आपको वो पता होना चाहिए। लाइक अगर कुछ ऐसा टर्म आ जाता है, मान लो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात आ जाती है, तो उसका बैकग्राउंड पहले के एक्ट में है, तो अगर उसका सेंस नहीं होगा तो यहाँ पे जब वो अगर थीम रिपीट होता आपको दिखेगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, ठीक है। अब देखो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है तो यहाँ पे एक्सटेंडेड है, पर वो फर्स्ट टाइम कहाँ से आया, तो वो सब बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? रिवाइज करना है। रिवाइज करने के लिए ये फीचर्स पे आप फोकस करोगे। ये आपका होमवर्क है ऑफकोर्स कि आप इसको डिटेल में कर रहे हो। हम इसको काम से देखते हैं, सो दैट यू रीड फ्रॉम पॉलिटी राइट नाउ एंड देन यू रिवाइज आराम से स्पेक्ट्रम का मिला के, क्योंकि स्पेक्ट्रम वाला करने के लिए आपको शांत दिमाग से बैठ के अच्छे से नोट्स बना के डिटेल में करना पड़ेगा। चलो तो अब क्या हो गया? सबसे पहले व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट, दैट 1917 में द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम डिक्लेयर्ड कि अब हम धीरे धीरे ग्रेजुअली वी विल इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। अर्लियर विच वॉज द डिमांड बीइंग मेड बाय द नेशनलिस्ट, पर वो लोग मान नहीं रहे थे। तो इस पर्पज़ को फॉलो करने के लिए उन्होंने, मतलब फुलफिल करने के लिए उन्होंने एक्ट का वो करा, स्टार्ट करा, मतलब बेसिकली सो दे स्टार्टेड विद और इनैक्टेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो कि इन्फोर्स तो 21 में हुआ। इसको मोंटागो चेम्सफोर्ड क्यों बोला जाता है? हमने मॉर्लेमेंटो में भी ये चीज़ पढ़ा हुआ है, हमने सीखा हुआ है कि द फर्स्ट नेम जैसे मोंटागो, वो कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉज द वॉइसरॉय। ये तो चलो बेसिक समझ आ गया। फीचर्स क्या कहता है? क्वेश्चंस भी देखेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट फर्स्ट फोकस ऑन द प्रोविजंस। फर्स्ट कहता है
Central control over the provinces would now be relaxed. ठीक है, how would you relax? Let's go by logic. Let's not just try to rote memorize. ऐसे रटना नहीं है, समझना भी है. How, just read the first line and how do you ensure that the central control over the provinces would be relaxed, little bit relaxed? You can separate the subjects which were earlier under center and now supposed to be under provinces. अगर उसको separate कर दोगे तो already वो control relax हो जाएगा. ठीक है, अब अगर हमने सब्जेक्ट सेपरेट कर दिया so their respective authorities, the legislative authorities will make laws on them. So their respective legislature, central and provincial, वो अपने अपने सब्जेक्ट की लिस्ट पर लॉज बनाने लग जाएंगे. So the structure of government continued to be centralized and unitary. समझो, despite of dividing the powers based on the subject, still the overall structure was still centralized and unitary. Control overall central के ही पास में था, लेकिन सब्जेक्ट्स उन्होंने डिवाइड कर दिए प्रोविंसेस के पास भी. दूसरी चीज, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी, पहले तो ओवरऑल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू सेंटर एंड प्रोविंसेस. नाउ द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जिसको हम डायरकी सिस्टम कहते हैं. 2 पार्ट्स, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड. इसी पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार. आई जस्ट शो यू. ट्रांसफर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर सब्जेक्ट्स. ट्रांसफर मतलब हम किसी और को दे रहे हैं. रिजर्व मतलब हम अपने कंट्रोल में रखेंगे. तो फर्स्टली रिजर्व सब्जेक्ट्स वुड बी द वन जो कि गवर्नर जो है अपने काउंसिल के साथ खुद एडमिनिस्टर करेगा, किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले को बीच में लाने ही नहीं देगा. ठीक है, दे विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, अपने कंट्रोल में रख लेगा. लॉजिक लगाओ. ट्रांसफर क्या हो जाएगा कि चलो हम थोड़ा तुमको भी दे दे रहे हैं, वी आर गिविंग इट टू यू ऑल्सो. सो दे विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर. वहाँ पे मिनिस्टर्स भी होंगे, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. मतलब इनका भी थोड़ा सा इंटरफेरेंस हो जाएगा. ये तो समझ में आ रहा है. So this dual scheme was known as diarchy. I'm taking it fast, little bit fast, not that slow, because it is not a teaching session. I hope you understand. It's a revision session. If I start teaching about it, फिर वो घंटा घंटा लगना है, वो नहीं कर सकते अभी. तो ये रिविजन है, आपको बस रिफ्रेश करा रही हूँ और याद करने का थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, so that you can, if you forget in the exam, कई बार क्या होता है ना कि हम टेक्स्ट पढ़ते हैं तो हम भूल जाते हैं, बट किसी की वॉइस याद आ जाती है, कोई वीडियो से कुछ याद आ जाता है ना, तो थोड़ा सा हेल्प हो जाता है. दैट्स द ओनली इंटेंशन. ठीक है. डायरकी, डायरकी क्या है? डुअल स्कीम, यानी डबल रूल की बात हम कर रहे हैं. ऑल्दो द एक्सपेरिमेंट वाज अनसक्सेसफुल, बट ये यहाँ से आया था. देन फर्स्ट टाइम, बाय दैट लॉजिक ऑल्सो दिस एक्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट, दैट बाईकैमरलिज्म. बाईकैमरलिज्म क्या है? 2 हाउसेस. अभी भी जैसे हम पढ़ते हैं ना, हमारे पार्लियामेंट में क्या है? बाईकैमरल लेजिस्लेचर. सेंट्रल लेजिस्लेचर इज बाईकैमरल. 2 हाउसेस हैं, लोकसभा, राज्यसभा. बट स्टेट लेजिस्लेचर, इट इज़ बाईकैमरल ऑल्सो एंड यूनिकैमरल ऑल्सो. किसी किसी स्टेट्स में एक ही हाउस है, सिर्फ विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली. किसी किसी स्टेट्स में बाईकैमरल है, लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल. ये तो हम जानते हैं. सेम लॉजिक यहाँ पे बात हो रही है. सो डायरेक्ट इलेक्शंस और बाईकैमरलिज्म की बात पहली बार की गई. ठीक है, अब यहाँ पे बोल दिया गया कि एक अपर हाउस होगा, काउंसिल ऑफ स्टेट, जो आज के समय में राज्यसभा जाना जाता है, एंड लोअर हाउस होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली, जो आज के समय में, अब उसको हम असेंबली नहीं बोलते हैं, राज्यसभा बोलते, सॉरी लोकसभा बोलते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली हम स्टेट्स के लिए बोलते हैं. बट उस टाइम पे दिस इज हाउ द बाइफिकेशन वाज मेड. ठीक है, एंड डायरेक्ट इलेक्शन वाज टू बी नाउ कमिंग इनटू पिक्चर. ओके, देन अब ये बोला गया कि वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, तो अदर देन द कमांडर इन चीफ, और भी उसमें जो बाकी 3 मेंबर्स होंगे उनको इंडियन होना चाहिए. देन कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की जो बात की गई थी, दैट द voting would be done only by the people belonging to that particular community. Earlier it was started in 1909 for Muslims. Here now that separate electorate. Separate electorate वही होता है ना, electorate मतलब the people who are voting, the voters, वो separate हैं, यानी उसी particular community के हैं. Now that was extended to 6 Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans. ठीक है, चलो. Then it granted franchise to a limited number of people on the basis of property, tax or education. फिर ये फ्रेंचाइज, वोटिंग अधिकार अब और थोड़ा सा बढ़ाया गया, लेकिन स्टिल इट वाज लिमिटेड. इट वाज नॉट अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. नॉट एवरीवन वाज अलाउड टू वोट. सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन वोटिंग राइट्स दिए जाते थे. एक नया ऑफिस बना हाई कमिश्नर का लंदन में, वहाँ पे कुछ फंक्शंस आ गए. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो आई एम स्किपिंग इट. ठीक है. देन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई, एंड बेस्ड ऑन दैट सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप हुआ सिविल सर्वेंट्स के लिए. आज जो हम जानते हैं वो तो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. स्टार्टिंग जो हुई थी वो यहाँ से. देन फर्स्ट टाइम, अगेन फर्स्ट टाइम वाली चीज़ें याद रखनी होती हैं. प्रोविंशियल बजट, जैसे यहाँ सब्जेक्ट्स चेंज करा था प्रोविंसेस का, तो प्रोविंशियल बजट
वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल बजट, ठीक है, और अपने अपने लेजिस्लेचर को अधिकार दे दिया अपना अपना बजट संभालो। एंड स्टैट्यूटरी कमीशन की बात की गई कि एक, तभी बाद में साइमन कमीशन आया ना, ठीक है, वो यहीं से आया था, पावर यहीं से आई थी, 1929 में आना था, क्योंकि 10 साल की बात की गई थी कि एक कमीशन बनाएंगे जो कि इस रिपोर्ट के वर्किंग को चेक करेगी कि वॉट एवर वी आर सजेस्टिंग आपने उसको कितना इंप्लीमेंट करा है, इफ इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। सो दैट वाज सपोज टू कम इन 29 बट दैट हैड कम अर्लियर 27 में, और फिर 28 में प्रोटेस्ट और ये सब हुआ, ठीक है। तो वो यहीं से साइमन कमीशन की स्टोरी आगे जाती है। चलो, अब हमने ये सब तो समझ लिया, अब हम जल्दी से देखेंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि ये भी तो समझना ज़रूरी है कि जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे कुछ सवाल जवाब हम कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना। 2022 देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में द प्रोविंशियल गवर्नमेंट फंक्शंस वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड, ठीक है, इन्होंने आपको खुद ही बता दिया। अब बोल रहे हैं कि इसमें से रिजर्व्ड कौन कौन सा होगा, ठीक है। अब देखो, लक्ष्मीकांत में तो नहीं दिया हुआ है कि रिजर्व्ड कौन सा था, नहीं था, बट उन्होंने ये ज़रूर बोला है कि रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड था। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे और यहाँ से आप आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द थिंग्स दैट कुड बी देयर विच दे विल स्टिल ट्राई टू गिव टू समबडी एल्स, जो दूसरे को देना चाहेंगे और खुद में रिजर्व रखना चाहेंगे। अब जैसे मान लो पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, लॉजिक लगा के देखो कि ये चीज़ खुद रखना चाहेंगे या किसी को देना चाहेंगे। और ऑन दी अदर हैंड इफ़ यू हैव लोकल गवर्नमेंट, ये देना चाहेंगे कि रखना चाहेंगे। तो अगर थोड़ा सा भी लगाते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, सेल्फ गवर्नमेंट, तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये चीज़ वो रखना चाहेंगे, क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो तो देने का ही ज़्यादा चांसेस बनता है। एंड बाई दैट लॉजिक इफ़ यू एलिमिनेट नंबर 2, सो 2 2 2 हर जगह से एलिमिनेट होकर वैसे भी नंबर इस पर हम सही आंसर पे पहुंच जाते हैं, बट स्टिल थोड़ा सा लॉजिक लगाया जा सकता था। और देखते हैं 1919 पे क्या क्वेश्चन है। देखो 21 में भी पूछा है दैट मोंटागू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919 रेकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द वुमेन अबव द एज ऑफ 21। हमने अभी पढ़ा है, इस पे तो बात ही नहीं हुई थी। वोटिंग राइट हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ा, देखो किस किस बेसिस पे था, प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन। तो विमेन और एज पे तो कोई बात ही नहीं हो रही है, तो ये तो गलत ही है। चलो अभी 35 हमने नहीं करा है, सो विल नॉट रीच टू दिस आंसर राइट नाउ, बट ये तो हमको पता है ना। तो 1 ओनली एंड बोथ 1 and 2 तो गलत हो गए, 50-50 पे हम तब भी पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंड। अब बताना, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइसरॉय का पावर एटसेट्रा। आपको आई गेस जवाब पता होगा, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। और देखो 2019 में भी देखो साइमन कमीशन को लेके क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लोगों ने एजिटेट करा बिकॉज रीजंस पूछा गया है। अब आप रीजंस, अभी हमने साइमन कमीशन नहीं पढ़ा है बट आई हैव गिवन यू द बैकग्राउंड, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। डोंट गो बाय दिस हाईलाइटेड वन, ये आंसर नहीं है, दिस इज जस्ट बिकॉज आई सर्च्ड यूजिंग दिस कीवर्ड, ठीक है। फिर से देख लो प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ 1919, सीधे फीचर्स ही पूछ लिया। तो अब यहाँ पे भी देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। अब हमें पता है कि 2 तो है ही नहीं, 2 गया, 1 तो अब हमें पता है कि चलो डायरकी, वैसे भी हमें पता है डायरकी हुआ था। अब ये समझ लेना, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंस, लॉ बनाने की अथॉरिटी दी गई थी कि नहीं दी गई थी, याद करो अभी मैंने क्या बताया था। एंड 2012 में भी एक ऑप्शन में आया हुआ है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन व्हाट। तो अभी हम इस पे आंसर पे इसलिए नहीं पहुंचेंगे बिकॉज फॉर दैट यू शुड नो ऑल द 4 एक्ट्स ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, अभी क्वेश्चन एक और आएगा, एक और क्वेश्चन देखो, जस्ट शोइंग यू दैट, होल्ड ऑन। तो यू सी हियर 2017 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू व्हाट। हमें पता है कि क्या था वो एग्जैक्टली, सेंट्रल लेजिस्लेचर को 2 हाउसेज में बांटना, ऑल्दो वो सेम एक्ट से हुआ था, लेकिन उसको क्या बोलते थे, बाई कैमरलिज्म एंड नॉट डायरकी। डबल गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं है, ये तो फेडरल सिस्टम होता है। 2 सेट ऑफ रूलर्स, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो हाई कमिश्नर वाला अलग पॉइंट था। सो डिविजन ऑफ सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरीज। व्हाट आर द 2 कैटेगरीज, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड, ठीक है। आई होप यू आर मेकिंग सेंस ऑफ हाउ वी कैन प्रोसीड विद दीज थिंग्स। एंड देन आई हैव आस्क्ड यू कि इसको एक बार स्पेक्ट्रम में जहाँ पे ये दिया हुआ है, ये एक्ट दिया हुआ है, अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में क्या चेंजेस आए, डायरकी इंट्रोड्यूस हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या हुआ, जो भी और ड्रॉबैक्स डिटेल दिए गए हैं, जस्ट रीड इट।
क्विकली हम बढ़ेंगे डीपीएसपीस की तरफ। हमें लास्ट की डीपीएसपीस को जो है वो देखना था। पहले एक बार जल्दी से याद करने के लिए देख लेते हैं कि हमें कितने आर्टिकल्स कवर करने हैं, देन विल सी सम मोर थिंग्स। तो हम प्रोसीड कर रहे हैं 40 के साथ। 40 वाला गांधीयन प्रिंसिपल है। क्या कहता है? विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी चीज़ है कि स्टेप्स को विलेज पंचायत, जो कि बाद में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के फॉर्म में हमको बाद में देखने को मिलता है, बट इसका जो बेसिक है वो डीपीएसपी में पहले ही दे दिया गया था। देन आर्टिकल 41 कहता है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, कि हमें कुछ लोगों के लिए जो है, मान लो अनएम्प्लॉयमेंट का केस है, ओल्ड एज लोग हैं, सिकनेस का इशू है, किसी को डिसेबलमेंट का इशू है, या एनी केस ऑफ इस तरह का मैटर है, वहाँ पे हमें मदद करना चाहिए। वी शुड मेक सफिशिएंट प्रोविजंस टू सिक्योर द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। इस राइट में आपको याद क्या करना, सॉरी इस डीपीएसपी में आपको याद क्या करना है, दैट व्हाट आर दीज 3 राइट्स दे आर टॉकिंग अबाउट, वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, ये याद करना है। ठीक है, ये किस तरह का राइट है? ऑफकोर्स नॉन जस्टिसिएबल। सारे डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल, आप जा तो सकते नहीं हो। सोशलिस्ट इन नेचर, ठीक है, ये गांधीयन इन नेचर, ये सोशलिस्ट इन नेचर। 42 कहता है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। अब ये तो सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैटरनिटी रिलीफ, विमेन से रिलेटेड। सो दिस इज ऑल्सो सोशलिस्ट इन नेचर। विमेन रिलेटेड पॉइंट्स में यू कैन यूज देम। तो अभी 3 याद करेंगे, वापस से आते हैं। 40 क्या था? विलेज पंचायत। 41 क्या था? वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस का राइट्स। ऐसे छोटे छोटे कीवर्ड्स करके याद करने, अगर पूरा याद करने बैठ जाओगे तो यूल नॉट रिमेंबर। और 42 क्या था? मैटरनिटी रिलीफ, मतलब विमेन कंडीशन से। ठीक है, याद फिर से करेंगे। 40 विलेज पंचायत, 41 वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस कुछ सेलेक्टिव केसेस में, 42 विमेन, मैटरनिटी रिलीफ। 43, 43A, 43B एंड 44। 43 क्या कहता है? लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स। ये विमेन का था, अब ये वर्कर का है, कि क्या करना होगा, स्टेट को एक अच्छा सा लेजिस्लेशन बनाना होगा और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा वो करके डिफरेंट वर्कर्स को, चाहे एग्रीकल्चरल वर्कर हो या इंडस्ट्रियल वर्कर हो या कोई भी और वर्कर हो, लिविंग वेज आप सिक्योर करोगे, उनके वर्किंग कंडीशन को बेटर करोगे, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दोगे, एंड लेजर एंड सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटी का भी मौका दोगे। ठीक है, दैट इज ऑल्सो सोशलिस्ट प्रिंसिपल एंड आइडियल दैट दे वांट टू अचीव। इन पर्टिकुलर द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, है ना, इंडिविजुअल कोऑपरेटिव बेसिस पे। तो ये वाला अलग पॉइंट है जो याद रखना है, और ऊपर का तो वर्कर रिलेटेड है, याद रखना है। नेक्स्ट इज ऑल्सो वर्कर रिलेटेड ओनली, बट सम अदर थिंग। इसमें क्या है? वर्कर के पार्टिसिपेशन की बात हो रही है इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। यहाँ पे उनके बेहतर कंडीशन, लिविंग एज, वेज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एटसेट्रा, उसकी बात हो रही थी। नाउ इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में उनका रोल जो है उस पर बात हो रही है। ठीक है, तो ये 2 रिलेटेड है, इसलिए याद रहना चाहिए। 43B क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो यहाँ पे भी कॉटेज इंडस्ट्री का रोल कोऑपरेटिव में बात की गई थी, तो वर्ड सेम है। 43 आर्टिकल भी सेम है, बस ये अमेंडमेंट से आया था, इसलिए 43B है। ठीक है, कि आपको वॉलेंट्री फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स अलाउ करना चाहिए। सो इन लक्ष्मीकांत यू हैव अ सेपरेट चैप्टर ऑन कोऑपरेटिव, एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स भी हैं, एंड देन अब तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी है। तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है व्हेनेवर यू स्टडी अबाउट द टर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, ये तो अभी हॉट मुद्दे में है। क्या है? लिबरल जो प्रिंसिपल है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, ये गांधीयन प्रिंसिपल था, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल द सिटीजन्स। तो इसका करंट अफेयर्स क्या है, हमें पता है कौन से स्टेट ने रिसेंटली इंप्लीमेंट करा और कौन से स्टेट ने पहले करा हुआ था। यू शुड नो अबाउट दैट न्यूज़। ठीक है, अभी ये सेंट्रल लेवल पे देश में पूरा नहीं अडॉप्ट हुआ है, तो अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। राइट, तो रिवाइज फिर से करेंगे। 40 विलेज पंचायत, 41 वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, 42 मैटरनिटी रिलीफ, 43 वर्कर के बेटर कंडीशन को लेके, 43A वर्कर के पार्टिसिपेशन इन द इंडस्ट्री मैनेजमेंट, 43B कोऑपरेटिव, 44 UCC। 4-5 बार बोलोगे इतना याद हो जाएगा। अब ये कौन सा गांधीयन होगा, कौन सा सोशलिस्ट, कौन सा लिबरल इंटेलेक्चुअल, ये रटना नहीं होता, ये समझना होता है। गांधी जी बात करते थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, कॉटेज इंडस्ट्री की, एटसेट्रा, मतलब कुछ ऐसे बेसिक कोऑपरेटिव की जो लोकल लेवल पे जाके डिसेंट्रलाइजेशन करे, तो वो सब गांधीयन वाला हो जाएगा। जो थोड़ा लिबरल आइडियोलॉजी को दिखाएगा, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि भाई अलग अलग धर्म के अलग अलग सिविल वो मत रखो, सबको एक जैसा बना लो, तो लिबरल है। जो विमेन, वर्कर एटसेट्रा पे बात करे वो सब सोशलिस्ट है। ठीक है, ये सब समझना होता है, इसको रटना नहीं होता है। सो बाय दैट लॉजिक योर वर्क विल बी सॉर्टेड। द रीजन आई एम नॉट शोइंग एनी क्वेश्चंस एज ऑफ नाउ, इसमें बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर सेगमेंट से उतने क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले हैं,
कुछ हैं जो मैं बाद में, जो एंड वाला हम जब करेंगे ना DPSP का लास्ट सेगमेंट, वहीं पे जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस थे वो मैं आपको एक साथ दिखाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी पुराने वाले वीडियो में हमने फर्स्ट वीडियो में काफ़ी क्वेश्चंस ऑफ DPSP देखा हुआ है। आई टोल्ड यू कि जब जब जैसे जैसे आते जाएगा आई कीप शोइंग यू, तो होल्ड ऑन फॉर दिस मोमेंट, बिकॉज आज के लिए आई गेस बहुत लंबा वीडियो भी बन चुका है एंड आपके लिए बहुत कुछ है याद करने को। सो विल कीप इट फॉर द लास्ट, जहाँ हम DPSP जिस दिन करेंगे ना उस दिन बाकी चीज़ें थोड़ा लाइट रख लेंगे, कम कॉन्टेंट रखेंगे, तो हम वो बाकी सारे क्वेश्चन वहाँ देख लेंगे। ओके, आई होप यू हैव बेनिफिटेड स्टिल। अगर आपने अभी 45 मिनट स्पेंड करा है तो आपको फील होना चाहिए कि क्या इतनी सारी चीज़ों में आपका एक क्विक रिविजन हो गया, और जो छोटे छोटे फैक्ट याद करने हैं देखो वो आपको याद करने हैं। सो डिड यू लाइक फील दिस वॉज इंपॉर्टेंट? इफ़ येस प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। अगर आपका फीडबैक आना बंद हो जाएगा, शायद इनिशिएटिव भी बंद हो जाए, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, ठीक है? सो प्लीज़ लेट मी नो अबाउट इट एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ हम नेक्स्ट सेगमेंट पे बात करेंगे। चलो बाय बाय, टिल देन टेक केयर।